हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम अभिषेक सक्सेना और हम लोग पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का। ओके, तो अब तक हमने मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड देखी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड देखा, क्रिस्टलाइन एंड एमरफस। उसके बाद हमने लास्ट लेक्चर में क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्लासिफाई किया अमंग 4 टाइप ऑफ क्रिस्टल्स। ठीक है, अलग अलग 4 टाइप के क्रिस्टल्स पढ़े, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ी। होप कि आप लोगों ने उसका टेबुलर फॉर्म में डिफरेंस लिख लिया होगा। नहीं लिखा है तो आज याद से उसका डिफरेंस लिख लेना। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। हम इतना क्रिस्टल्स के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके स्ट्रक्चर के बारे में आज हम बात करते हैं। तो टुडेस टॉपिक इज क्रिस्टलाइन क्रिस्टल स्ट्रक्चर, कि जो भी हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करते हैं उनका स्ट्रक्चर कैसे बनता है या वो स्ट्रक्चर होता क्या है। ठीक है, बेसिकली क्या होता है आप थोड़ा इमेजिन कर सकते हैं कि अगर कोई भी सॉलिड है तो मैंने कैसे कहा था, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर सिस्टमैटिकली अरेंज लॉन्ग इन अ लॉन्ग डिस्टेंस। हमने क्या बोले थे, इट इज लॉन्ग रेंज सिस्टमैटिकली अरेंज। क्रिस्टलाइन में ये कहा था और एमरफस में क्या कहा था, रेगुलरली अरेंज फॉर शॉर्ट रेंज। मतलब एमरफस छोटे छोटे डिस्टेंस के लिए अरेंज होते हैं और क्रिस्टलाइन लॉन्ग रेंज मतलब कंप्लीटली अरेंज होते हैं। अरेंजमेंट मतलब देखो, चलो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे अरेंजमेंट देना चाहता हूँ कि एक मैं पहले ब्लैक डॉट बना देता हूँ, ठीक है, इसके बाद मैं एक ब्लू डॉट बना देता हूँ, फिर से ब्लैक डॉट। आप कॉपी में बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा बनेगा। ये क्या बना रहा हूँ मैं बच्चों, थोड़ा इमेजिन करो। आप लोग बनाते हैं ऐसे रंगोली की डिज़ाइन इस तरीके से ही होती है। तो अज्यूम करो कि आप रंगोली ही बना रहे हो, सिस्टमेटिक वे से हमें अरेंजमेंट करना होता है। वो डॉट्स थोड़े बराबर तरीके से होने चाहिए। अगर आप कॉपी में बनाओगे तो ज़्यादा अच्छे से बनेगा। ठीक है, तो क्रिस्टल में भी सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होता है। जो क्रिस्टल के पार्टिकल्स होते हैं वो सिस्टमैटिकली अरेंज होते हैं। तो अब अरेंजमेंट तो हम यहाँ पर बना नहीं सकते बिकॉज दैट अरेंजमेंट इज 3 डायमेंशनल। जो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर होता है वो 3 डायमेंशनल होता है। चलो हम ट्राई करते हैं कि थोड़ा अरेंजमेंट बने। तो देखो मैं ब्लैक बॉक्स को जोड़ लेता हूँ। ये ब्लैक जोड़ दिया मैंने और इस ब्लू को ऐसे जोड़ दिया। ठीक है, ये एक, और नीचे भी मैं इसको जोड़ रहा हूँ। ठीक है, दिख रहा है कुछ। और इसको अगर मैं ऐसे ज्वाइन करता हूँ, क्या ये एक क्यूब टाइप दिख रहा है स्ट्रक्चर, एक डब्बा टाइप दिख रहा है, एक क्यूब जैसा स्ट्रक्चर। ऐसे ही बहुत सारे बनते जाएंगे यहाँ पर। अगर मैं बनाते जाऊँगा आगे आगे, इसके आगे बनाऊंगा तो एक और बनेगा और बनते, मतलब ये तो पूरा बोर्ड भर जाएगा। उतना हमें बोर्ड नहीं भरना है फिलहाल। जैसे आपको इमेजिन करना है कि जो हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जितने भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर बने कैसे होंगे, इस तरीके से छोटे छोटे डब्बों में अगर हम उसको डिवाइड करेंगे, ऐसे डिवाइड करते जाएंगे तो जितने भी क्रिस्टल है ऐसे स्मॉल स्मॉल बॉक्सेस या फिर सेल से बने होंगे। इसको हम बोलते हैं यूनिट सेल। इस मतलब जितने भी क्रिस्टल है, देखो मैंने क्या कहा, क्रिस्टल को मैं डिवाइड करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, यूनिट सेल। कि जितने भी क्रिस्टल्स होंगे वो क्रिस्टल किससे बने होंगे, यूनिट सेल से। किससे बने हैं, यूनिट सेल से। मतलब जैसे कि जो कोई भी बिल्डिंग है किससे बनी होती है, ब्रिक से। एक एक ब्रिक जोड़कर बनाया जाता है। एक एक ईंट को एक एक लाइन से जोड़ेंगे सिस्टमैटिक वैसे। तो ऐसे ही बॉक्सेस 1 बाय 1 ऐसे जोड़ते जाएंगे, ऊपर नीचे साइड में, जैसे जो भी है पूरे अरेंज होंगे। तो ऑल क्रिस्टल्स आर मेड अप फ्रॉम यूनिट सेल। ये बात ध्यान में रखनी है। उसके बाद अब ये यूनिट सेल देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यूनिट सेल बनाने से पहले मैंने यहाँ पर कुछ डॉट्स बनाए। तो यहाँ पर ये जो डॉट्स है वो डॉट्स क्या रहेंगे बच्चों। अब सॉलिड किससे बना होता है, मॉलिक्यूल से बना होता है, एटम से बना होता है, आयन से बना होता है। हमने देखा ना 4 टाइप के क्रिस्टलाइन क्या थे। 4 टाइप में पहला क्या था, कोवैलेंट सॉलिड्स किसमें थे, किससे बने होते हैं, एटम्स विच आर कोवैलेंटली बॉन्डेड। आयनिक सॉलिड किससे बने होते हैं, मॉलिक्यूल से। उसके बाद मेटेलिक सॉलिड मेटल एटम से बने होते हैं और मॉलिक्यूलर सॉलिड मॉलिक्यूल से बने होते हैं। तो वैसे ही ये जितने भी यूनिट सेल है ये किससे बने होंगे, सम मॉलिक्यूल एटम, कुछ उसके सम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। क्या कहेंगे हम उसको, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। जिस भी सब्सटेंस से बनता है वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से, या फिर मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, ये यूनिट सेल बना होगा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से। बात समझ में आ रही है कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को जोड़ेंगे तभी तो ऐसा बॉक्स बनेगा। अब देखो, अगर मैं इस बॉक्स डॉट बनाने की जगह मैं ऐसे बॉल बना देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। कुछ समझ में आ रहा है, ऐसे कुछ समझ में आ रहा है। अगर मैं मॉलिक्यूल पूरे बनाने की कोशिश करता,
अगर मैं ये डॉट की जगह पूरे मॉलिक्यूल्स बनाने की कोशिश करता हूँ तो कुछ समझ में आ रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पर हम नहीं समझ पा रहे, इसलिए इस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से हम कुछ भी नहीं समझ पा रहे। तो हम इन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को पूरा एटम नहीं समझने की जगह एक छोटा छोटा डॉट समझते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? कि इनको हम डॉट समझेंगे तो एक दो ऐसे डॉट्स मिलेंगे हमको सिस्टमैटिक, उसको हम ज्वाइन करके बता सकते कि ऐसे सेल बनेगा। तो मतलब मैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को एज अ डॉट, स्मॉल डॉट्स में कंसिडर करूंगा या पॉइंट कंसिडर करूंगा। क्या कंसिडर करूंगा? पॉइंट्स कंसिडर करूंगा। क्या बात समझ में आ रही है? सबसे पहले मैंने क्या कहा, सीक्वेंस में ध्यान रखो। मैंने बड़े से छोटा करते गया। सबसे पहले क्रिस्टल, कोई भी क्रिस्टल रहेगा, आप इमेजिन करो डायमंड है, डायमंड को मैं माइक्रोस्कोप से जूम करके देख रहा हूँ, तो उसमें उसके अंदर आपको ऐसे छोटे छोटे डायमंड दिखेंगे। कैन यू इमेजिन? डायमंड के अंदर आपको ऐसे छोटे छोटे डायमंड शेप में दिखेगा। ठीक है, वो क्या हो गया, उसको मैंने नाम दिया यूनिट सेल। क्या नाम दिया मैंने? यूनिट सेल। नाम याद रहेगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिट सेल। उसके बाद अगर मैं यूनिट सेल को भी ब्रेक करके उसके अंदर देखना चाहूँ तो यूनिट सेल के अंदर क्या होगा, डायमंड किससे बना होता है? कार्बन से। तो उसके अंदर हमें कार्बन के ऐसे पार्टिकल दिखेंगे, बट वो माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं तब दिखेंगे। लेकिन मुझे समझना है, बोर्ड पर ड्रॉ करना है, तो क्या मैं उसे समझ पाऊंगा उस पार्टिकल्स को ड्रॉ करके? नहीं समझ पाऊंगा। इसलिए उन पार्टिकल्स को हम डिनोट करेंगे, किससे डिनोट करेंगे? पॉइंट से। किससे डिनोट करेंगे? पॉइंट से। इन पॉइंट्स को हम कहते हैं लैटिस पॉइंट। याद रखना बच्चों, इन पॉइंट्स को हम कहते हैं लैटिस पॉइंट। क्या कहते हैं इसको? लैटिस पॉइंट्स। ठीक है, बात समझ में आ रही? तो लैटिस पॉइंट से स्टार्ट होता है वो। उसके बाद लैटिस पॉइंट में जहां पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहेंगे, सी लैटिस पॉइंट का अगर हम डेफिनेशन लिखेंगे, सी पहला पॉइंट आपको डेफिनेशन आएगा लैटिस पॉइंट का। पहला डेफिनेशन आता है लैटिस पॉइंट। व्हाट इज लैटिस पॉइंट? क्या होगा बच्चों लैटिस पॉइंट? लैटिस पॉइंट इज द रेगुलर एंड ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स। क्या बोलेंगे हम उसको? रेगुलर ज्योमेट्रिकल मतलब क्यों बोला ज्योमेट्रिकल? क्योंकि एक पर्टिकुलर शेप बनेगा। ज्योमेट्रिकल 3D अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स। किसका अरेंजमेंट कर रहे हैं हम यहाँ पर? पॉइंट्स को। सबसे पहले मैंने आपको पॉइंट्स ही बनाया था, मैंने सबसे पहले अरेंजमेंट किसका किया था? पॉइंट्स। बात समझ में आ रही? तो ये जो पॉइंट्स है उसको हम बोलेंगे लैटिस। क्या कहेंगे हम उसको? लैटिस। इसके बाद होता है, अब देखो जहां हम ये डॉट्स बना रहे हैं, आपने रंगोली कभी बनाई होगी तो आपको पता होगा कि जहां हम डॉट्स बना रहे हैं सब तरफ हम इसको ज्वाइन नहीं करते, कुछ कुछ छूट जाते, कोई पॉइंट छोड़ देते हैं हम लोग। या पता है आपको कि अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो बीच बीच में कुछ पॉइंट छूट जाएंगे मेरे। तो ये हर एक पॉइंट पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल नहीं रहेगा, कुछ पॉइंट पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रहेगा, कुछ पार्ट पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल नहीं रहेगा। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आई? कि पहले तो लैटिस पॉइंट हमने बना लिए, उसके बाद कुछ पॉइंट्स पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रहने वाले हैं, कुछ पर नहीं रहने वाले। तो जिन पॉइंट्स पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रहते हैं उसको हम बोलते हैं बेसिस। देखो ये जो टर्म है जहां पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है उसको हम बोलते हैं बेसिस। लैटिस पॉइंट समझा? लैटिस पॉइंट के बाद आता है बेसिस। बेसिस क्या रहेगा? द पॉइंट्स लैटिस पॉइंट एट विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट। लैटिस पॉइंट है वो लैटिस पॉइंट ही। क्या है वो? लैटिस पॉइंट ही रहने वाला है, लेकिन हर लैटिस पॉइंट पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल नहीं आता। अब देखो यहाँ पर एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, यहाँ पर एक, 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 यहाँ पर जो बीच में पॉइंट बना था वहां पे तो नहीं है। बात समझ में आ रहा है? मतलब देखो यहाँ पर पॉइंट्स पे बना दिया, लेकिन जो इसके अंदर भी पॉइंट्स आए थे वहां पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल नहीं है, तो वो बेसिस नहीं हुआ। जहां पर पार्टिकल्स प्रेजेंट है वहां पर ही क्या होगा? वो क्या होगा? बेसिस। उसको क्या बोलेंगे अपन? बेसिस। बात समझ में आ गई? क्लियर है? कोई डिफिकल्टी इसमें? और बेसिस से मिलकर बनता है हमारा यूनिट सेल। क्या बनता है? क्यों यूनिट सेल बनेगा? लैटिस, ओके, बेसिस की डेफिनेशन पूरी नहीं किया। लैटिस पॉइंट एट विच क्या होगा? एट विच constituent particles are present. constituent particles are present. बात समझ में आ रही है? इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों वो है यूनिट सेल, क्योंकि पूरा का पूरा खेल यूनिट सेल पर ही डिपेंड करता है। इसके आगे हम यूनिट सेल पर ही बात करने वाले डिटेल में। तो थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यूनिट सेल। तो यूनिट सेल क्या होगा? यूनिट सेल का मतलब पहला, अगर मैं बेसिस से या फिर इस लैटिस पॉइंट से डिफाइन करना चाहूँ तो जब हम बेसिस को जोड़कर एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बना देंगे, इट इज द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ बेसिस।
बेसिस का एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन रहा है, देखो क्यूब बन रहा है, कुछ बनेगा पर हेक्सागोन बनेगा, एक पर्टिकुलर शेप बनेगा, एक क्रिस्टल फॉर्म बनेगा, तो इट इज द यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट। अब ये मैंने पॉइंट के टर्म में बताया, किसके टर्म में बताया, पॉइंट्स को हम जोड़ेंगे तो एक स्ट्रक्चर बनेगा, लेकिन हम पॉइंट्स की तरफ से इसको डिफाइन नहीं करते, हम इसको डिफाइन करते हैं क्रिस्टल के फॉर्म में, कि क्रिस्टल को जब हम सबसे छोटा तोड़ देंगे, क्रिस्टल को जब मैं माइक्रोस्कोप से देखूंगा तो मुझे छोटा छोटा क्या दिखेगा, क्या दिखेगा, यूनिट सेल दिखेगा, क्या दिखेगा मुझे, यूनिट सेल। तो क्रिस्टल यूनिट सेल का डेफिनेशन अगर मुझे लिखना है तो इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्रिस्टल, क्या आएगा ये, इट इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट, कौन सा यूनिट, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्रिस्टल। स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों बोला, फंडामेंटल यूनिट क्यों नहीं बोला, फंडामेंटल यूनिट बोलेंगे तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आ जाएगा, बना तो, क्योंकि बनता किससे है क्रिस्टल, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से, एटम से, मॉलिक्यूल से बनता है ना, स्ट्रक्चर से थोड़ी बनता है। यूनिट सेल से क्या बनता है, उसका स्ट्रक्चर बनता है, क्या बनता है, तो उसका स्ट्रक्चरल यूनिट क्या रहेगा, इज यूनिट सेल, सबसे छोटा जिसका स्ट्रक्चर, तो याद रखना है इट इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट। जैसे कि अगर मैं यहां पर बनाता हूं कि एक क्यूब है, ये एक क्यूब है, ठीक है, इसके साइड में मैंने एक और क्यूब बना दिया, ऐसे जोड़ जोड़ के मैं और क्यूब ऐड कर सकता हूँ। तो इस एक को क्या बोलेंगे हम, इस एक सिंगल को हम बोलेंगे यूनिट सेल। बात समझ में आ रही है? ऐसे बहुत सारे यूनिट सेल जुड़कर पूरा क्रिस्टल बनेगा। क्लियर हो गया? ये एक पॉइंट है। इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना बच्चों कि जो भी क्रिस्टल की हम बात करते हैं, जो भी क्रिस्टल, सपोज डायमंड हो या ग्रेफाइट हो, कोई भी क्रिस्टल हो, जो भी क्रिस्टल की हम बात करते हैं, वो क्रिस्टल हमें मैक्रोस्कोपिक में, मैक्रोस्कोपिक मतलब बाहर से कैसा दिखता है, बाहर से जैसे दिखता है वैसा ही हम उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उसका यूनिट सेल भी वही शेप का दिखेगा। अगर वो बाहर से क्यूबॉइडल शेप का है, कौन सा शेप का, क्यूबॉइडल, तो माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो उसके जो छोटे छोटे यूनिट सेल दिखने वाले वो भी छोटे छोटे क्यूब दिखेंगे। बात समझ में आ रही है? मीन्स क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, यूनिट सेल या फिर शेप ऑफ यूनिट सेल, क्या लिखेंगे, शेप ऑफ यूनिट सेल डिपेंड्स ऑन मैक्रोस्कोपिक शेप ऑफ क्रिस्टल। मैक्रोस्कोपिक का मतलब बड़ा, जब वो क्रिस्टल पूरा बड़ा है, ऐसे जैसे ये पेन का क्या शेप है, ऐसे दिख रहा है सिलेंड्रिकल, तो मैं इसको माइक्रोस्कोप, अब ये क्रिस्टल है नहीं, ये तो प्लास्टिक है, तो ये हमारे पास है, सपोज इट इज अ क्रिस्टल, अगर ये क्रिस्टल होता और ये सिलेंड्रिकल शेप का है, तो मैं उस क्रिस्टल को अगर मैं जूम करके मतलब माइक्रोस्कोप में देखूंगा तो इसके जो पार्टिकल रहेंगे, इसके जो क्रिस्टल फॉर्म रहेंगे, इसके जो अंदर यूनिट सेल है, तो यूनिट सेल भी सिलेंड्रिकल रहते हैं। बात समझ में आ रही है? सिलेंड्रिकल ऐसा होता नहीं है कोई क्रिस्टल, अलग अलग शेप होते हैं, तो दैट इज यूनिट सेल। बात समझ में आ गई? तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बताया कि जो भी क्रिस्टल होंगे वो बने होंगे सब कंस्टिट्यूएंट यूनिट सेल को, ऐसे छोटे छोटे यूनिट सेल को जोड़ के बने होंगे। पहला पॉइंट कि जितने भी क्रिस्टल है वो यूनिट सेल से बने। अब ये यूनिट सेल किसका बना हुआ है? बेस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का। ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जहां प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं बेसिस। वो कहां प्रेजेंट होंगे? पॉइंट्स में, क्योंकि हमें समझना है, हम ऐसे बॉल्स बनाएंगे, क्या हमें समझ में आएगा? नहीं। तो हम पूरे मॉलिक्यूल की जगह सिर्फ उसका डॉट रिप्रेजेंट करेंगे। इसके आगे जहां पे मैं डॉट रिप्रेजेंट कर रहा हूं उसका मतलब क्या है कि वहां पर पार्टिकल्स प्रेजेंट रहने वाले। बात समझ में आ रही है? क्या ऐसे पार्टिकल्स प्रेजेंट रहेंगे, बट मैं सिर्फ वहां पर डॉट रिप्रेजेंट करूंगा। वो डॉट को हम क्या कहते हैं, या पॉइंट को हम कहते हैं लैटिस पॉइंट। क्लियर है? क्लियर है? एंड उसके ही डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके टेक्स्ट बुक में सिस्टमैटिक डेफिनेशन दिए हैं। तो ये डेफिनेशन मतलब ये जनरलाइज मीनिंग मैंने बताया, डेफिनेशंस आप टेक्स्ट बुक से याद करेंगे। समझ में आ गया? टेक्स्ट बुक में सारे डेफिनेशन दिए। इसके बाद फिर हम यूनिट सेल का क्लासिफिकेशन देखेंगे कि यूनिट सेल को हम कितने टाइप्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो पहले इसको क्या करेंगे, लिख लेंगे, और लिखने से पहले क्या करेंगे, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, तो क्रिस्टल के बारे में हमें समझ गया, क्रिस्टल लैटिस के बारे में हमें समझ गया। एंड अब हम बात करते हैं यूनिट सेल के बारे में। यूनिट सेल मींस द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द क्रिस्टल। क्रिस्टल का जो सबसे छोटा पार्ट होगा, जो क्रिस्टल जैसा ही दिखेगा। जैसे जो भी हम क्रिस्टल लेंगे, अगर वो क्यूबॉइडल है तो भी क्यूबॉइडल दिखेगा, अगर क्यूब फॉर्म में है तो क्यूब फॉर्म में दिखेगा, हेक्सागोनल फॉर्म में अगर हमारा बड़ा क्रिस्टल है मैक्रोस्कोपिक में, तो वो यूनिट सेल भी वही शेप का दिखेगा। लेकिन डिपेंडिंग ऑन कि पार्टिकल्स कहाँ प्रेजेंट है, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हमने बोला था बेसिस के बारे में, कि जो बेसिस है उसमें जो पार्टिकल्स कहाँ प्रेजेंट है उसके बेसिस पर हम यूनिट सेल को टोटल, एक्चुअली हम 2 टाइप में डिवाइड करते हैं, और उससे हम टोटल 4 टाइप में डिवाइड करते हैं। मतलब पहले मैं 2 टाइप डिवाइड कर लेता हूँ उसको। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल।
पहला है सिंपल, सिंपल या फिर इसी को बोलते हैं प्रिमिटिव, प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है। पहला टाइप हुआ सिंपल या फिर प्रिमिटिव यूनिट सेल, साधा वाला एकदम सिंपल रहेगा ये। और दूसरे रहेंगे सेंटर्ड, मतलब सेकेंड टाइप में यहाँ पे लिखता हूँ ताकि इसके अभी इसमें 3 टाइप आने वाले हैं। सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट, सेंटर्ड यूनिट सेल में 3 टाइप आने वाले हैं। तो सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। यूनिट सेल तो आपको समझा है कि जो सबसे छोटा पार्ट रहेगा क्रिस्टल का, हाँ वो बाद में बता रहा आगे। ओके, सो यूनिट सेल्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल और सेंटर्ड यूनिट सेल। अब ये जो सेंटर्ड यूनिट सेल है दे आर अगेन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कितने पार्ट में डिवाइड है वो? तो 3 पार्ट्स। तो नॉर्मली बुक में क्या होता है कि यूनिट सेल को ही वो 4 पार्ट में दिखा देते हैं। कितने पार्ट में दिखा देते हैं बुक में डायरेक्टली वो 4 पार्ट लिखा होता है। तो अब देखो सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब दूसरा रहता है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। उसके बाद रहेगा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, और लास्ट में रहेगा एंड सेंटर या उसको बेस सेंटर भी कहा गया है। सेंटर्ड इसलिए यूज किया क्योंकि पार्टिकल सेंटर में होंगे। अब देखते हैं हम एक एक एग्जांपल से कि हर एक यूनिट सेल में होता क्या है। हर एक बात हम क्लियरली समझते हैं कि यहाँ ये पॉइंट, ये जो चारों यूनिट सेल है इसके ऊपर हमारे पास न्यूमेरिकल्स भी है, बहुत सारे डेरिवेशंस भी है, इसलिए इन चारों को बहुत अच्छे से समझ जाओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहला सिंपल या फिर प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो यूनिट सेल मैं सपोज इमेजिन करता हूँ कि हमारे पास क्यूब फॉर्म में रहने वाला है। कैसे रहने वाला है? क्यूब फॉर्म में रहेगा। तो ऐसा क्यूब है मेरे पास, और ये क्यूब में, तो क्यूब का अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, आपका जैसे ज्योमेट्री बॉक्स होता है या क्यूब या क्यूबॉइड, तो इसमें कितने एजेस होते हैं टोटल? देखो 1 2 3 4, नीचे 1 2 3 4, टोटल 8 एजेस होते हैं। तो अगर इन 8 एजेस में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट, मतलब यहाँ पर एक पार्टिकल प्रेजेंट है, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, ऐसे, तो जिस यूनिट सेल में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एजेस में प्रेजेंट होता है या कॉर्नर्स में प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल। बात समझ में आ रही है कि पार्टिकल्स कहाँ प्रेजेंट रहेंगे? इसमें कॉर्नर्स में, एजेस में प्रेजेंट, तो 8 कॉर्नर्स में प्रेजेंट रहेगा। बात समझ में आ गई? इतना ये हुआ पहला। अब ये देखो, ये तीनों, इन तीनों में ये कंडीशन तो रहने वाली है। देखो ये कंडीशन तीनों में रहेगी, मतलब इसमें भी जो क्यूब बनेगा, इसमें भी जो क्यूब बन रहा है, इसके भी सारे कॉर्नर्स में पार्टिकल्स रहने ही वाले हैं। ये बात समझ लो, इसके भी पार्टिकल, इसमें भी कॉर्नर्स में पार्टिकल रहेगा। फेस सेंटर के भी क्यूब में पार्टिकल्स रहेंगे कॉर्नर में, और एंड सेंटर में भी पार्टिकल्स रहेंगे एंड में। ये बात समझ में आ गई? एंड में देखो, मतलब सबसे पहला पॉइंट क्या बोला कि जितने भी यूनिट सेल होते हैं उन सभी यूनिट सेल में कॉर्नर में, एज पर, इसको हम बोलते हैं एज पर पार्टिकल प्रेजेंट रहेगा, कांस्टेंट पार्टिकल। तो सिंपल वाले में सिर्फ कॉर्नर में प्रेजेंट है। अब देखो, अब हम सेंटर्ड वाले की बात करते हैं। सेंटर्ड नाम दिया है, मतलब सेंटर में कुछ रहने वाला है। तो सेंटर का मतलब देखो, बॉडी सेंटर, पहला बोला है बॉडी, तो बॉडी सेंटर मतलब जो पूरी बॉडी रहेगी, क्यूब रहेगा पूरा, उसके क्यूब के सेंटर में, इस पूरे क्यूब के सेंटर में एक पार्टिकल रहेगा। बात समझो, इस पूरे क्यूब के अंदर पूरा क्यूब रहेगा। क्यूब, कैन यू इमेजिन क्यूब इमेजिन करो, एक ऐसा क्यूब है डब्बा, उस डब्बे के अंदर बॉल रख दिया। कॉर्नर में तो बॉल्स लगे ही थे, कॉर्नर में तो बॉल्स लगे थे, और बस इस बॉडी के पूरे अंदर सेंटर में एक बॉल लगा दिया, बॉडी सेंटर। इसको क्या बोलेंगे? बॉडी सेंटर। बात समझ में आ गई? बहुत आसान है, मतलब कुछ डिफिकल्टी नहीं है। नेक्स्ट वन, फेस सेंटर। तो फेस सेंटर में देखो, फेस, इसके सेंटर में बॉल, इसके सेंटर में पार्टिकल नहीं रहेगा, ये सेंटर में, बॉडी सेंटर में, इस पूरे बॉक्स के अंदर हो गया। अब इसमें क्या हुआ? फेस सेंटर। तो अगर आप क्यूब के फेस देखो, कितने फेस होते हैं?
1 2 3 4 5 6 फेसेस होते हैं। कितने फेसेस होते हैं? 6। आप देखो इमेजिन करके, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे एक फेस, 2 फेस हो गए, लेफ्ट राइट, सामने और पीछे, कितने हो गए? 6 फेसेस। तो 6 फेसेस में अगर मैं ऐसे पार्टिकल्स लगा दूँ, यहाँ पे एक पार्टिकल लगा दिया, यहाँ पे एक, पीछे एक, इधर एक और एक सामने, 6 पार्टिकल लग जाएंगे। कुछ समझ में आ रहा है? हर फेस में एक पार्टिकल लगाए तो 6 पार्टिकल हो जाएंगे। ये अंदर है उस फेस में, समझ में आ रहा है कितने? तो ये फेस पर अगर हम फेस के सेंटर पे, याद रखना कहाँ पे है ये? फेस सेंटर, फेस के सेंटर पे पार्टिकल, और कॉर्नर में तो पार्टिकल रहने ही वाले, पहले ही बता दिया था कि इन सभी में कॉर्नर में पार्टिकल्स रहने वाले। बस सिंपल या प्रिमिटिव में सिर्फ कॉर्नर में रहते हैं, बॉडी सेंटर में बॉडी के सेंटर में रहते हैं, फेस सेंटर में फेस के सेंटर में रहते हैं। अब देखो एंड सेंटर, तो एंड सेंटर में क्या होता है कि जैसे फेस सेंटर में सारे फेसेस में पार्टिकल रहेंगे, इसमें सिर्फ कोई भी 2 एंड, जैसे अगर मैं बॉक्स को ऐसे पकड़ता तो ऊपर और नीचे एंड, ऊपर और नीचे सिर्फ रहेगा, बाकी साइड में नहीं रहेंगे, बाकी फेसेस में नहीं रहेंगे। मतलब या तो सिर्फ एक ऊपर और एक नीचे, या लेफ्ट राइट, या अंदर और सामने। समझ में आ रहा है? कोई भी 2 अपोजिट फेसेस में, इसलिए इसको क्या बोला? एंड सेंटर। तो एंड में वो सेंटर रहेगा, या फिर उसको बेस सेंटर बोलते हैं, बेस पर। क्लियर है? इनका मतलब आपको ध्यान में रखना है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे डेरिवेशन आएंगे। एक डेरिवेशन की बात कर लेते हैं हम यहीं पर, अगर हम उसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहला डेरिवेशन आता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये अगर आपको समझ गया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द यूनिट सेल, कि इन यूनिट सेल में कितने पार्टिकल प्रेजेंट है। आप बोलोगे सर यहां पर तो क्यूब है, आपने बोला था 8 पार्टिकल, तो 8 ही होना चाहिए, 8 ही होना चाहिए। अब सोचो जरा कि पार्टिकल कॉर्नर में है, इतने कॉर्नर में बॉल, आपने एक डब्बा लिया, उसके कॉर्नर में बॉल लगा दी, तो क्या पूरा बॉल उसके अंदर नहीं रखा है? उसका एक छोटा सा पोर्शन उसमें लगा होगा। बट इस बॉक्स के ऊपर एक और बॉक्स है, इस साइड में एक और बॉक्स है, इसके ऊपर एक और यूनिट सेल होगा ना, उस साइड में भी यूनिट सेल होगा, हर तरफ यूनिट सेल होंगे। नहीं इमेजिन हो रहा है? जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक बॉक्स बनाता हूँ, ये एक यूनिट सेल हुआ, एक यूनिट सेल हुआ, इसके साइड में भी तो एक यूनिट सेल बनने वाला है, इसके ऊपर भी तो एक यूनिट सेल बनने वाला है। तो जो बॉल था वो कितने यूनिट सेल में घुसेगा? कितने सारे यूनिट सेल में डिवाइडेड होगा? वो एक बॉल कितने सारे यूनिट सेल में डिवाइड होगा? सोचो जरा, नहीं इमेजिन कर पा रहे? ठीक है, तो पहले इसको यहाँ पर इतना पोर्शन नोट करो, फिर हम एक एक, हाँ नहीं आई विल एक्सप्लेन। ठीक है, कैसे होगा देखो। चलो पहले तो आप इसको समझो कि अगर हमने एक बॉल लिया है, एक बॉक्स और दूसरा बॉक्स ऐसे लगा है, तो पहले तो बॉक्स हाफ हो जाएगा, बॉल हाफ हो जाएगा, मतलब एक बॉक्स में आधा ही आने वाला है। तो अगर ऐसा बॉल है मेरे पास में, ठीक है, चलो इसको, तो इसका आधा हो जाएगा बॉक्स में आएगा, तो ये एक नीचे का बॉक्स और ये एक ऊपर का बॉक्स। लेकिन ये मैंने बीच का बनाया है, ये मुझे यहाँ कॉर्नर में बनाना है। चलो पहले इसको लिख लो, उसके बाद फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि हर एक को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे जगह लगेगी बोर्ड की। तो राइट डाउन दिस वन, फर्स्ट राइट डाउन दिस वन, फिर हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करते हैं। एक एक में समझेंगे तो आपको पूरा क्लियर होगा। प्रिमिटिव का समझ गया तो आपको बाकी सारे समझ जाएंगे इजीली। ठीक है, फर्स्ट राइट डाउन दिस वन। ओके, तो यूनिट सेल्स के टाइप्स हमने देख लिए। अब हम यूनिट सेल्स में कितने पार्टिकल रहते हैं उनके बारे में बात करते हैं, लेकिन आपको अपनी इमेजिनेशन पावर थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। जितने भी पार्टिकल्स रहते हैं उसको आप एक स्फीयर की तरह इमेजिन करो कि एक स्फीयर, एक बॉल है, फुटबॉल पकड़ो, फुटबॉल, यू नो, कैन यू इमेजिन फुटबॉल? एक फुटबॉल है, उससे मैं एक क्यूबॉइड में फिक्स करना चाहता हूँ, मतलब चिपकाना चाहता हूँ, क्यूबॉइड के कॉर्नर में चिपकाना चाहता हूँ। मतलब मेरे पास एक क्यूबॉइड है, या सॉरी क्यूब है, उसके मैं कॉर्नर में इसको लगाना चाहता हूँ, उस फुटबॉल को इसके कॉर्नर में लगाना चाहता हूँ। कैन यू इमेजिन दिस वन? कैन यू इमेजिन? एक पूरा बॉल है, उसको मैं क्यूबॉइड के कॉर्नर में लगाऊंगा, तो उससे आप कैसे अलग अलग तरीके से लगा सकते हो। कैसे लगाओगे? या तो आप पूरा का पूरा बॉल को हाफ कर सकते हो क्यूबॉइड में लगा के, ऐसा हाफ, ये हाफ हो जाएगा। लेकिन हमने क्या बोला कि ये जो बॉल है कॉर्नर में लगना चाहिए। क्या लगना चाहिए? कॉर्नर में लगना चाहिए। तो अगर ये क्यूबॉइड के कॉर्नर में लगता है बच्चों, तो बॉल का सिर्फ 1/4 पोर्शन ही यहाँ पर आएगा। देखो क्या, कैन यू इमेजिन दिस वन? दिस वन इज 1/4 पोर्शन। इसको हम 1/4 कहते हैं, 1/4 कहते हैं कि नहीं कहते हैं? 1/4 कहते हैं। तो क्या होगा, जब पार्टिकल कॉर्नर्स में प्रेजेंट है
तो ये टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, 2 डायमेंशनल बनाया मैंने। और क्या पार्टिकल 2 डायमेंशनल होते हैं या 3 डायमेंशनल होते हैं? 3 डायमेंशनल होते हैं। तो देखो बॉल इस तरीके से रहेगा, इस तरीके से, ठीक है। उसका 1/4 पोर्शन, जैसे बॉल का 1/4 पोर्शन यहाँ चला गया, ये चला गया। वैसे यहाँ पे एक बॉक्स बनेगा, यहाँ पे एक बॉक्स बनेगा, यहाँ पर एक बॉक्स बनेगा, यहाँ पर एक बॉक्स बनेगा। ये तो सर्कल के लिए हो गया, ये तो सर्कल के लिए हो गया। क्या हमारे पास सर्कल है या फुटबॉल है? फुटबॉल। तो कॉइन इमेजिन करो कि कॉइन है, कॉइन में अगर मैं कॉइन रखता यहाँ पर, सिर्फ कॉइन, तो यहाँ पर मैं 4 पत्ते रख सकता था, 4 कार्ड्स में डिवाइड कर देता कॉइन को, कार्ड्स में। लेकिन ये कॉइन नहीं है, फुटबॉल है। ऐसा फुटबॉल में क्या होगा कि अगर मैंने यहाँ पर एक बॉक्स लगा दिया, 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 तो इसकी 4 पार्ट तो चले गए, लेकिन उसके पीछे से देखोगे तो पीछे से वो पूरा खाली रहेगा। क्या समझ रहा है आपको? पीछे से पूरा खाली रहेगा, मतलब इधर एक साइड में 4 बॉक्स लगा दिया आपने, हाफ पोर्शन में, बॉल के हाफ पोर्शन में आपने 4 पार्ट लगा दिए, ठीक है, क्लियर है। दूसरे पार्ट खाली रहेगा, वहां पर भी वैसे 4 बॉक्स लगेंगे पूरे सर्कल में, पूरे बॉल में। इस तरीके से अगर बॉल को मैं डिजाइन करता हूँ, बॉल का डिजाइन तो यहाँ बनेगा नहीं 3 डायमेंशन में, आपको समझना पड़ेगा कि इफ देयर इज अ बॉल, फुटबॉल है, एक फुटबॉल है, उसमें अगर आप 4 ऐसे बॉक्स लगा रहे हो तो सामने में 4 बॉक्स लगेंगे और पीछे साइड में भी ऐसे 4 बॉक्स लगेंगे। तो टोटल देखो ये एक पार्टिकल, ये पूरा एक पार्टिकल कितने पार्ट में डिवाइड हो गया? 1 पार्टिकल डिवाइड्स इनटू 8 पार्ट। और वो 8 पार्ट कहाँ है? 8 यूनिट सेल में प्रेजेंट है। मतलब एक पार्टिकल 8 यूनिट सेल में डिवाइडेड होता है। समझ में आ गया क्या? क्या बात समझ में आई? तो इसका मतलब 8 पार्ट और 8 यूनिट सेल लिख सकते हो, इंटू 8 यूनिट सेल। तो एक पार्टिकल 8 यूनिट सेल में प्रेजेंट है, तो 1 यूनिट सेल में कितने पार्टिकल प्रेजेंट होंगे? 1/8 पार्टिकल। क्या समझ में आ रहा है? ये मैंने सिर्फ एक कॉर्नर की बात की, ये सिर्फ एक कॉर्नर की। ऐसे मेरे पास कितने, अब मैं हर एक यूनिट सेल की बात करूंगा। ये बात समझ में आ गई कि जब कॉर्नर में पार्टिकल होता है, तब सिर्फ उसका 1/8 पार्ट ही उस यूनिट सेल में आएगा, बाकी का 1/8 ऊपर वाले क्यूब में, 1/8 दूसरे क्यूब में, ऐसे 8 क्यूब में डिवाइड रहेगा। समझ में आ गया? 8 पार्ट कैसे डिवाइड होता है, समझ में आया क्या? जो वो एक पार्टिकल है उसका ऐसा भी होगा ना, लेकिन एक फेस में एक पार्ट, उसमें एक पार्ट। हाँ, वैसे ही। मतलब आप इमेजिन करो कि आपके पास ऐसे 8 क्यूब है, 8 1 2 3 4 8 क्यूब है। तो 8 क्यूब के बीच में आपने बॉल लगा दिया, तो कैसे डिवाइड होगा वो? उसका 1/8 पार्ट ही जाएगा, 1/8 पार्ट ही डिवाइड होगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि बॉल है, ये कॉइन नहीं है, कॉइन में सिर्फ 4 पार्ट होते हैं, ठीक है। इसके बाद अब ये पॉइंट समझ में आ गया कि कॉर्नर में जब रहते हैं तो 1/8 पार्टिकल। तो हमारे प्रिमिटिव में कितने पार्टिकल्स रहते हैं? पहला वाला पार्ट है हमारा प्रिमिटिव सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल। इसमें पार्टिकल्स कितने रहते हैं पहले बताओ? पार्टिकल्स कितने रहते हैं? इसमें पार्टिकल्स रहते हैं 8, लेकिन कॉर्नर में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? कॉर्नर में। तो उसका परसेंटेज कितना आएगा? सिर्फ 1/8 पार्ट आएगा। तो एक्चुअल पार्टिकल्स कितने होंगे फिर इसके? एक्चुअल पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे? 1/8 मल्टीप्लाइड बाई 8, दैट इज ओनली 1 पार्टिकल। मतलब जो सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल होते हैं उसके अंदर के अगर मैं सारे पार्टीशन को ऐड करूंगा, यहाँ पे 1/8 है, यहाँ भी 1/8 है, यहाँ भी 1/8 है, यहाँ भी 1/8 को 8 बार प्लस करूंगा तो कितना आएगा? 1 आएगा 1। तो 8 इंटू 1/8। समझ में आ गया कैसे किया? क्लियर है? बात क्लियर है? तो एक यूनिट सेल में, मतलब एक प्रिमिटिव यूनिट सेल में सिर्फ एक ही पार्टिकल बनता है। बात क्लियर है? अब चलते हैं हम बॉडी सेंटर में। तो बॉडी सेंटर इज इजी एक्चुअली। सेकेंड कौन सा है? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में देखो क्या होता है कि कॉर्नर में तो होते ही है, ये पार्टिकल्स कॉर्नर में तो होते ही है। कॉर्नर के साथ में कहाँ होता है? एक एक्स्ट्रा का अंदर, मतलब पूरे बॉक्स के अंदर एक एक्स्ट्रा पूरा पार्टिकल प्रेजेंट है। इसका मतलब ये जो पार्टिकल 1 थे ये तो रहेंगे उसमें +1। समझ में आ रहा है क्या? मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे लिखेंगे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इसमें लिखना पड़ेगा पार्टिकल्स एट एज में कितने हैं? कॉर्नर में कितने रहते हैं? 8 पार्टिकल्स। कॉर्नर में कितने पार्टिकल रहते हैं? 8। और एट सेंटर, बॉडी सेंटर में कितने रहते हैं? सेंटर में 1। तो एक्चुअल पार्टिकल्स कितने होंगे फिर? एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे?
तो ये तो हमने देखा कॉर्नर की जो पार्टिकल रहते हैं वो तो 1/8 रहता है, तो 1/8 मल्टीप्लाइड बाई 8 प्लस, अब ये देखो ये बॉडी सेंटर्ड है, क्या इसे हमें तोड़ना पड़ेगा? इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है, तो पूरा क्यूब के अंदर ही आ जाएगा ना, क्यूब जो बॉक्स है उसके अंदर फुटबॉल रखा हुआ है, तो ये तो बॉक्स के अंदर तो पूरा का पूरा, इसलिए पूरा का पूरा हमें 1 लेना पड़ेगा और इसका आंसर आएगा 2 पार्टिकल्स। कितने पार्टिकल्स आएंगे? मतलब बॉडी सेंटर्ड में हमारे पास 2 पार्टिकल्स आते हैं, एक कॉर्नर से आया और एक उसके अंदर है। बात समझ में आई? अब चलते हैं थर्ड वन। थर्ड कौन सा है? फेस सेंटर्ड। थर्ड इज फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। देखो इनको शॉर्ट में भी नाम दिया है, इसको सिंपल यूनिट सेल बोलते हैं जब हम इसको, तो इसका नाम सिर्फ SC होता है, सिंपल यूनिट सेल SC। इसको BCC बोलते हैं, ठीक है। इसको हम FCC बोलते हैं, FCC। समझ में आ रहा है क्या? बुक में कहीं कहीं पर FCC दिया हो तो उसको फेस सेंटर्ड सेल कहेंगे। समझ में आ गया? अब फेस सेंटर सेल में देखो क्या होता है एक्स्ट्रा का। अब देखो ये इसमें सेंटर में नहीं होता है, इसके सेंटर में बॉल नहीं होता है, मतलब सेंटर में पार्टिकल नहीं होता। बॉल बोल रहे इसलिए बॉल आ गया। सेंटर में पार्टिकल नहीं होता, इसके हर एक फेस में पार्टिकल होगा, हर एक फेस में। सोचो 6 फेसेस में पार्टिकल है, 6 फेसेस में। लेकिन फुटबॉल को अगर मैं फेस पर लगाऊं, मतलब मेरे फेस पे नहीं, क्यूब के फेस पे, क्यूब के फेस पर अगर हम लगाएंगे तो क्या होगा? ऐसा बॉल है, अगर फेस पे लगाएंगे तो आधा बॉल ही सिर्फ इसके अंदर जाएगा। देखो सिर्फ बॉल है पूरा, इसको फेस में लगा दिया, एक यहाँ रहेगा, एक यहाँ पे रहेगा, एक बॉक्स यहाँ पे आएगा, एक बॉक्स यहाँ पे आएगा, तो पूरा का पूरा फेस है इसके पास में। तो इसमें क्या होगा? 1/2 पोर्शन। क्या आएगा इसमें? 1/2 पोर्शन। कितना पोर्शन आएगा? 1/2 पोर्शन। तो यहाँ पर हम बोलेंगे पार्टिकल्स इन फेस। पार्टिकल्स इन फेस कितने हैं? यहाँ पर 6 है। फेस में कितने फेसेस आते हैं? 1 2 3 4 5 6। क्यूब में कितने फेस होते हैं? 6 फेसेस। तो पार्टिकल्स एट फेसेस कितने हो गए? 6। पार्टिकल्स एट एजेस कितने हो गए? एट एजेस कितने हो गए? 8। तो एक्चुअल पार्टिकल कैसे निकालेंगे हम फिर? एक्चुअल पार्टिकल्स 1/8 इंटू 8 प्लस 1/2 इंटू 6। 1/2 कहाँ से आया ये? फेस सेंटर्ड का आया। किसका? फेस सेंटर। फेस सेंटर में देखो, क्यों मैंने फेस सेंटर में वैसा लिखा है देखो, हाँ इसको मिटा देते हैं हम। फेस सेंटर में क्यों लिखा है हमने? फेस इस तरीके से रहेगा, पूरा का पूरा फेस, यहाँ पे पूरा बॉल आने वाला है, वो पूरा का पूरा पार्टिकल। लेकिन देखो वो कॉइन नहीं है, वो पूरा बॉल है। फिर से इमेजिन करो कि एक खड्डा लिया आपने, कार्ड लिया आपने, प्लेइंग कार्ड, उसमें कॉइन रख दिया तो ये ऐसा बैठ जाएगा। लेकिन अब अपने पास प्लेइंग कार्ड नहीं है, पूरा का पूरा बॉक्स है, ऐसा बॉक्स, और उसमें बॉल लगा रहे हो, तो बॉल का सिर्फ आधा पोर्शन घुसेगा अंदर। ऐसा बॉक्स है, उसमें बॉल लगा तो आधा बॉल जाएगा और आधा बॉल बाहर रहेगा, वो दूसरे बॉक्स में आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही? देखो अगर एक प्लेइंग कार्ड लिया आपने, प्लेइंग कार्ड, उस पर कॉइन रखा तो ये ऐसा हो जाएगा। लेकिन अब प्लेइंग कार्ड नहीं ले रहा हूँ मैं, आपका बॉक्स ले रहा हूँ, कीबोर्ड, एक कार्डबोर्ड का बॉक्स ले लिया और उसके ऊपर मैं फुटबॉल लगा रहा हूँ। तो फुटबॉल जब मैं लगाऊंगा इसके ऐसे फेस पे, आधा अंदर चले जाएगा और आधा बाहर नहीं रहेगा। तो आधा जो बाहर रहेगा वो दूसरा बॉक्स लगेगा उसके सामने, क्योंकि बॉक्स तो लाइन्स लगी है ना, कि किस का मतलब ही होता है हाँ, इसलिए मैंने बोला हाफ, इसलिए वहाँ पे क्या आया? 1/2। क्या आया वहाँ पर? और पार्टिकल्स कितने टोटल? 6, तो 1/2 इंटू 6, तो टोटल कितना हो जाएगा? यहाँ पे आएगा 1 + 3, टोटल 4 पार्टिकल्स। कितने पार्टिकल्स? 4 पार्टिकल्स। और लास्ट में है हमारा 4th एन सेंटर्ड यूनिट सेल। इसमें देखो बच्चों, इसमें भी सेम कंडीशन लगेगी, क्योंकि फेस पर ही रहने वाले हैं वो पार्टिकल, लेकिन सिर्फ 2 ही फेस पे लगते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? पार्टिकल्स इन फेस कितने आएंगे? यहाँ पर पार्टिकल्स इन फेस कितने आएंगे? 2। कितने आएंगे पार्टिकल्स इन फेस? क्योंकि यहाँ पर जो क्यूब बनेगा, देखो यहाँ पर जो क्यूब बनता है, ऐसा क्यूब रहेगा, इसके सारे कॉर्नर्स में पार्टिकल्स रहेंगे, और सारे कॉर्नर्स छोड़कर 2 एंड पर, एंड मतलब या तो ऊपर और नीचे, या फिर इन दोनों में, या सामने और पीछे, कोई भी 2। तो फेस पे कितने पार्टिकल रहेंगे? 2 पार्टिकल्स एंड एज। एज में तो 8 ही रहते हैं। कितने पार्टिकल्स रहते हैं? 8 पार्टिकल्स एट एज। कितने हैं? 8। तो एक्चुअल पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे? एक्चुअल पार्टिकल्स सेम यही फॉर्मूला लगेगा,
1/8 इंटू 8 प्लस 1/2 इंटू 2 कितना हो गया, 1 + 1 कितना हो गया, 2 पार्टिकल्स। बात समझ में आ रही? मतलब देखो सिंपल या फिर प्रिमिटिव यूनिट सेल में एक ही पार्टिकल रहता है एक यूनिट सेल में। बॉडी सेंटर में 2 रहते हैं, फेस सेंटर में 4 रहते हैं और एंड सेंटर में भी 2 रहते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक पॉइंट? कोई डिफिकल्टी? तो आई थिंक यहाँ पर समझ गया होगा। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, 3D इमेजिनेशन करो, इस पार्टिकल को फुटबॉल की तरह इमेजिन करो और जो हमारी यूनिट सेल है उसको एक कार्डबोर्ड की तरह इमेजिन करो। ठीक है, तो इतना काफ़ी है आज के लिए। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। समझ में तो आया होगा, बस थोड़ा इसको इमेजिनेशन ज़्यादा करने की ज़रूरत है। एंड समझ में आया है, पसंद आ रहा है तो फिर लिखना भी पड़ेगा, इसको लिखो। लेकिन लिखने से पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे एंड बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर देंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक, इसके आगे का पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। पहले इसको नोट करो, उसके बाद मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।